हाय स्टूडेंट, जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे अकाउंटिंग टर्म के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग लगभग कवर कर लिए थे कहाँ तक, ये स्टॉक तक। आज हम लोग पढ़ना है कहाँ से, डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। हाँ, चूंकि ध्यान रखिए पिछली क्लास में लगभग जो हमने डिस्काउंट बताया था, इसमें जो कंफ्यूजन है समझ लीजिए। क्या है डिस्काउंट? बिल्कुल सिंपल कि किसी भी कोई भी गुड्स है और उसके प्राइस पे जो डिडक्शन जो छूट होता है वही क्या कहलाता है, डिस्काउंट। और यह डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन? तो पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। तो बिल्कुल सिंपल हम ये कह सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में होता है, और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए दिया जाता है। आ रहा समझ में ना? तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। अब इसके नीचे हम लोग आए थे कहां तक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक। और अगला हम लोग को जानना है क्या है, डेब्टर्स। हाँ याद रखिएगा। हाँ स्टॉक में दो बताए थे, क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा ओपनिंग स्टॉक। अब देख लीजिए स्टॉक क्या है कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जो हम सेल करने के लिए अपने बिजनेस में रखे हैं, अभी वो सेल नहीं हुआ है। तो जब तक सेल नहीं हुआ हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, स्टॉक। स्टॉक कहलाएगा। अब स्टॉक हमने दो कैटेगरी बताया था, एक क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग कब होगा, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, सपोज करिए हमने लिए 1 अप्रैल से लेकर के 2022, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2023, यही खत्म होगा ना। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस ईयर में हम क्या किए, 100 क्वांटिटी कोई गुड्स परचेज कर लिए। अब जिसमें से हम सेल करते गए और लास्ट में हमारे पास 10 पीस रह गया। हमारे पास कितना पीस रह गया, 10 पीस। तो जो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023, तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये बचा हुआ 10 पीस क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। आ रहा समझ में ना? और जो अगला फाइनेंशियल ईयर आ रहा है कौन सा, तो 1 अप्रैल 2023, 23 से स्टार्ट होगा ना, और ये खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2024। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए यही गुड्स क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। इतना क्लियर है ना? ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना, कि पिछले साल के लिए जो बचा रहेगा उस साल के लिए वो क्या है, क्लोजिंग है, और आने वाले साल के लिए वो क्या है, ओपनिंग। क्लियर है ना? और उसके बाद अगला कह रहा है क्या, डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। याद रखिएगा डेब्टर्स और क्रेडिटर्स, कि जहां पे डेब्टर्स की बात किया जाए वो हमेशा कस्टमर होता है। डेब्टर्स हमेशा क्या होता है, कस्टमर, और क्रेडिटर्स हमेशा क्या होता है, सप्लायर। कस्टमर क्या और सप्लायर क्या है, देखिए यहाँ पे दे रहा है डेब्टर्स वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या सर्विस परचेस करता है, डेब्टर्स कहलाता है। जैसा अब यहाँ पे दिया है क्रेडिट बेसिस पर, अब कोई जरूरी नहीं सिर्फ क्रेडिट बेस पर ही परचेस करे, चाहे वो कैश परचेस करे या फिर क्रेडिट परचेस करे। यदि वो हमारे बिजनेस से कोई दूसरा व्यक्ति बिजनेस हमसे कुछ परचेस कर रहा है, कुछ खरीद रहा है, तो वह हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, डेब्टर्स यानी कस्टमर कहलाएगा। क्लियर है ना? और डेब्टर्स के बाद अगला क्या दिया है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है, वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस, तो जिससे हम क्या करते हैं, चाहे गुड्स हो या फिर कोई सर्विस हो, क्रेडिट या कैश बेसिस पर, चाहे उधार हो या फिर कैश हो, परचेज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स। जैसे देखिए एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण ले सकते हैं कि यहाँ पे आपका बिजनेस है, आ रहा समझे ना, और आप क्या करते हैं, एक बुक का जो है डीलिंग करते हैं। किसका, बुक्स। तो पहले आप किसी से खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे ना। तो जिससे आप खरीद रहे हैं उसको सप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लायर। और जिसको हम सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कस्टमर। क्या बोलते हैं, कस्टमर। तो यही सप्लायर को ही क्रेडिटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रेडिटर्स। और कस्टमर को क्या बोला जाता है, डेब्टर्स। क्लियर है ना, कि बुक्स हम जिससे खरीदेंगे वो हमारा क्या है, क्रेडिटर्स है, और जिससे सेल करेंगे वो क्या है, डेब्टर्स। याद रखिएगा आगे जब जाएंगे ना तो ये चीजें आपको बार बार रिपीटेड मिलेंगी, कि कस्टमर अगर जो है तो उसका क्या ग्रुप रहेगा, और अगर जो सप्लायर तो उसका ग्रुप क्या रहेगा। तो याद रखिएगा कि यदि आपका कस्टमर है तो उसके ग्रुप में क्या जाएगा, डेब्टर्स, और यदि वो सप्लायर तो क्या जाएगा, क्रेडिटर्स।
क्लियर है ना। और डेब्टर्स क्रेडिटर्स के जस्ट आगे दे रहा है क्या, रिसेबल और पेएबल। जिसके नाम से पता चल जाए रिसेबल यानी कि हमको रिसीव करना है, पेएबल यानी कि हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो कह रहे हैं यहाँ पे रिसेबल, जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है। हमारा बिजनेस है, किसी बिजनेस या व्यक्ति से आगे चल करके 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 मंथ 2 मंथ के बाद वो पैसा हमको अगर जो पाना है तो वही अमाउंट क्या कहलाएगा, रिसेबल कहलाएगा। आ रहा समझ में ना। जैसे जो आपका बिजनेस है और आप किसी से क्रेडिट बेस पे कोई सामान सेल कर दी, तो आगे चल करके वो पैसा आपको पाना होगा ना, तो वह आपके लिए कौन सा अमाउंट कहलाएगा, रिसेबल कहलाएगा। तो फिर पेएबल क्या है, तो पेएबल कह रहा है जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है। आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस से पैसा किसी अन्य बिजनेस को देंगे, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है वो पेएबल अमाउंट कहलाता है। तो सपोज करिए कि अगर सप्लायर से हम अगर जो कोई क्रेडिट बेस पे सामान खरीद लिए हैं तो वह हमारे ऊपर बकाया है कि नहीं है, तो वह कौन सा अमाउंट कहलाएगा, पेएबल कहलाएगा। तो अभी जो हमने आपको बताया डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, रिसीवेबल और पेएबल, ये चारों क्लियर है ना, इन चारों में कोई दिक्कत। और अगला कह रहा है क्या, जनरल। क्या कह रहा है, जनरल क्या है, तो आप कह रहा है जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। देखिए इसके पहले आप लोग एक पढ़े थे वाउचर, पढ़े थे ना, तो वाउचर किसको कहते हैं, तो ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे ना, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर। और वही वाउचर पे यदि हमको डेट वाइज एंट्री करना हो ट्रांजैक्शन का, तो वही हमारा क्या कहलाता है, जनरल कहलाता है। जैसे बिल्कुल पहली क्लास में ही आप लोग पढ़े होंगे कि पहले आपको क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन को समझना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, जनरल एंट्री करना होगा। ट्रांजैक्शन को समझ लिए क्या हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे ना, तो जहां रिकॉर्ड करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, जनरल एंट्री। नीचे देखिए आगे प्रोसेस भी बता रहा है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक, यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको जिस डेट का वो उसी डेट को रिकॉर्ड करते हैं। इसको दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पर हम इसकी ओरिजिनल एंट्री करेंगे। और इस क्या कह रहा है, एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जनरल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जनरल एंट्री कहलाता है। कि अगर जो आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस का एक ट्रांजैक्शन जनरल बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वही रिकॉर्ड करने का प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, जनरल एंट्री कहलाएगा। क्लियर है ना। कि जैसे सपोज करिए हमारा बिजनेस है और हम प्रतिदिन परचेज और सेल करते हैं, तो प्रतिदिन उसका डेट वाइज हम क्या करते जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते चले जाते हैं। तो वही रिकॉर्ड मेंटेन करने का एक प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, जनरल एंट्री कहलाता है। और जनरल एंट्री के बाद से क्या कह रहा है, लेजर। देखिए जनरल एंट्री के जस्ट नीचे वहां पे दिया था लेजर पोस्टिंग। क्या दिया था, लेजर पोस्टिंग। कि अगर जो हम इसके फेज की बात करें, तो पहले आप ट्रांजैक्शन को समझिए, जनरल एंट्री करिए, तो जनरल एंट्री में आप क्या करेंगे, लेजर पोस्ट करेंगे। आखिर ये लेजर क्या है, तो यहाँ पर हम क्या बताए थे कि जिसके नाम से खरीदेंगे या बेचेंगे उसके नाम से दिखाना, वही हमारा क्या कहलाएगा, लेजर पोस्ट। अब वही चीज यहाँ नीचे बता रहा है, लेजर क्या है, तो कह रहा है जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक जिसमें हम जनरल एंट्री को अकाउंट्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक इसके पहले आप लोग 4 सब अकाउंट पढ़े थे, कि जो सभी अकाउंट के समूह जहां मिलते हैं वहां हमारा क्या बनता है, 4 साफ अकाउंट। अब उसी अकाउंट को हम क्लासिफाइड करेंगे, अलग अलग विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग विभाजित करेंगे, जो किसके माध्यम से हम करेंगे, लेजर के माध्यम से। और वही कह रहा है जनरल बुक से ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस लेजर पोस्टिंग कहलाता है। कि जनरल बुक में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन अकाउंट के अनुसार आपको क्लासिफाइड करना, विभाजित करना है, कि जो कस्टमर है वो डेब्टर्स में और जो सप्लायर है वो क्रेडिटर्स में। तो अलग अलग विभाजित कर रहे हैं ना, तो हम किसके माध्यम से विभाजित करेंगे, लेजर। और वही विभाजित करने का प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, लेजर पोस्टिंग कहलाएगा।
इतना क्लियर है ना? देखिए सबसे पहले हमने आपको ये बताया जनरल क्या है। तो जहां पे आप डेट वाइज एंट्री करेंगे ना, डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो वही डेट वाइज एंट्री करने का प्रोसेस ही क्या कहलाएगा? जनरल बुक कहलाएगा या जनरल एंट्री कहलाएगा। और उसके बाद हम आपको बताएं क्या, लीजिए। तो जहां पे हम क्या करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको अकाउंट वाइज हम क्लासिफाइड कर देंगे कि वो एक अकाउंट का है तो अलग रहेगा, वो अदर अकाउंट का है तो अलग रहेगा। तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, लेजर या लेजर पोस्टिंग कहलाएगा। हाँ, उसके बाद से इसी में हम लोग चेक किए थे लास्ट बैलेंस शीट। क्या चेक किए थे? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम क्या बताए थे, एसेट्स और लाइबिलिटीज का कॉम्बिनेशन होता है, यही बताए थे ना? तो यही तो बताए थे ना, एसेट्स क्या और लाइबिलिटीज क्या है। लाइबिलिटीज क्या है? कर्ज। और एसेट्स क्या है? बिजनेस को चलाने वाले वस्तु। अब नीचे जब जाएंगे तो ये ऐसा आखिर ये क्या कह रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आप कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। जो बैलेंस जो यहाँ पे अकाउंटिंग जो दे रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, यह रिलेशनशिप होता है किसका किसका, एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल। करेक्ट, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। कि जहां पे इन तीनों का रिपोर्ट तैयार करेंगे अकाउंटिंग में, वही हमारा क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। और क्या कह रहा है, अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कि जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग का इक्वेशन क्या है, कि जहां पे आपका एसेट्स होगा बिजनेस का, वह हमेशा क्या होगा, इक्वल टू बराबर होगा टोटल अमाउंट किसके, लाइबिलिटीज और कैपिटल। जो आपका एसेट्स होगा, एसेट्स किसके बराबर आना चाहिए, लाइबिलिटीज और कैपिटल। और वही कह रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। इसी को क्या क्या बुलाया जाता है, बैलेंस शीट। और आगे कह रहा है द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, जो यहाँ पे दिया है, देखिए आप कह रहा है एसेट्स और आगे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कि अगर जो लाइबिलिटी और कैपिटल को मिलाया जाए तो एसेट्स के बराबर होना चाहिए। अब देखिए एसेट्स के बराबर कैसे होगा, तो जो भी वस्तु हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करेंगी वो क्या कहलाएंगे, एसेट्स। लाइबिलिटीज क्या है, कर्ज है। और कैपिटल क्या है, कि जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस से पैसा लगाता है तो वह पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। अब आप बताइए, अगर हमारा बिजनेस है और अगर हम अपने बिजनेस में 100 रुपये लगा दिया, फिर 1000 रुपये लगा दिए, आ रहा समझे ना, बिजनेस में कितना लगा दिए, 1000 रुपये। और किसी से हम लाइबिलिटीज ले लिए यानी कि कर्ज ले लिए, कितना रुपए, 200। तो लाइबिलिटीज और कैपिटल दोनों मिलकर कितना हो रहा है, 1200। तो ये 1200 का वस्तु हमारे एसेट्स में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, आ रहा समझे ना। सपोज करिए कि 1000 का आपने क्या किया, 1000 का आपने कोई बुक्स खरीद लिया, 1000 का क्या खरीद ली, कोई बुक्स खरीद ली। और 200 का आपने कोई नोट्स खरीद लिया, 200 का क्या खरीद ली। तो ये टोटल बुक्स और नोट्स मिला करके आपका एसेट्स यानी कि 1200 के बराबर होना चाहिए ना। यदि 1200 के बराबर है तो आपका अकाउंटिंग है और आपने अकाउंटिंग सही तरीके से किया है। और यदि बराबर नहीं है तो वो आपका अकाउंटिंग क्या है, गलत है, आपने कहीं ना कहीं मिसमैच जरूर आ रहा समझे ना। तो हमेशा ये दोनों क्या होना चाहिए, लाइबिलिटीज और कैपिटल किसके बराबर होना चाहिए, एसेट्स। और यही बराबर करने का प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस शीट कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। अब देखिए अगर हम ये कहें कि यही अगर जो एसेट्स ज्यादा होगा, लाइबिलिटीज और कैपिटल कम होगा, तो हम ये माने कि हाँ वहां पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। लेकिन अगर जो एसेट्स कम हो और लाइबिलिटीज और कैपिटल ज्यादा हो तो वहां पे हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बिल्कुल एक सिंपल समझ लीजिए कि अगर जो आपके बिजनेस में 1200 का एसेट्स है, कितने का, 1200। अगर जो 1200 आपके ऊपर लाइबिलिटीज और कैपिटल है तो दोनों बराबर हुआ, तो आपका लाइबिलिटीज भी कंप्लीट हो जाएगा एसेट्स को दे करके और कैपिटल भी पूरा हो जाएगा ना। अगर जो एसेट्स ज्यादा हुआ, सपोज करिए एसेट्स कितना हुआ, मान लेते हैं 1300, कितना हुआ 1300, और लाइबिलिटीज और कैपिटल मिलाकर कितना हुआ 1200। तो अगर जो ये कंप्लीट करना हुआ दे करके कर्ज निकालना हुआ, तो अगर जिसमें से दिया भी जाएगा तो कितना बच जाएगा लास्ट में, 100 रुपये।
बच जाएगा ना। लेकिन अगर जो ये इस बार 1200 हुआ और जो हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल है, अगर जो यह 1300 हुआ तो 1000 भी वो किसमें, ये 100 रुपये किसमें चला जाएगा, माइनस में, तो वो 100 रुपये क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। आ रहा समझे ना। हाँ, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ हम समझने के लिए बताएं, लेकिन जो बैलेंस शीट आएगा, बैलेंस शीट का दोनों अमाउंट हमेशा क्या होगा, बराबर। इतना क्लियर है ना। तो अभी देख लीजिए, अभी इस समय हमने आपको बताया कहाँ से, डेप्टर से लेकर के काउंटिंग इक्वेशन। हाँ, यहाँ तक और समझने में कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ लीजिए, हो जाएगा। कौन सा रिसेबल वाला, रिसेबल का मतलब क्या है, जिससे हमको पैसा पाना है। सपोज करिए कि अगर हमारा बिजनेस है और हम अपने बिजनेस से क्या कर दिए कि 100 रुपए का किसी कस्टमर से हम कोई सामान दे दिए थे, वो बोला था हम आपको 2 दिन के बाद पैसा दे देंगे। आ रहा समझ में ना। तो आगे चल के पैसा हमको अभी पाना है ना, तो यही अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाएगा, रिसेबल कहलाएगा। यही अमाउंट क्या कहलाएगा, रिसेबल। और पेएबल क्या है कि हमारा बिजनेस है और हम किसी सप्लायर से कोई सामान परचेज करके लाए उधार पे, क्रेडिट बेस पे, और हम उसको कह दें कि 2 दिन के बाद हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे, तो हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया हुआ कि नहीं हुआ, तो वही बकाया अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाएगा, पेएबल्स कहलाएगा। क्लियर है ना। तो रिसेबल क्या और पेएबल क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। डेब्टर्स किसको बोलेंगे, कस्टमर को, और क्रेडिटर्स सप्लायर, और उसके बाद से रिसेबल कि जो भविष्य में हमको पैसा पाना है वो क्या है, रिसेबल। पेएबल कि जो हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया वो क्या है, पेएबल। जनरल क्या है, तो जहां पे हम सभी ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, जनरल या जनरल एंट्री कहलाता है। लेजर क्या है, तो जहां पे सभी अकाउंट्स को अलग अलग हम क्लासिफाइड करते हैं, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, लेजर या लेजर पोस्टिंग कहलाता है। और उसके बाद बताएं क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन में आता है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। और अगला हम लोग का टॉपिक इसमें आता है क्या, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए अगर जो बिजनेस है तो बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि अगर जो आपका बिजनेस है, एक तरफ से एक्सपेंस और जो ज्यादा कर रहे थे, एक तरफ से आपको इनकम भी ज्यादा करना होगा, तब तो बिजनेस प्रॉपर चल पाएगा ना। तो यही एक प्रकार से क्या है, कॉन्सेप्ट है, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया क्या, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि आप अपने मनी को कैसे मेजर करेंगे, कैसे उसको परफेक्ट करेंगे। जिसमें दे रहा है क्या, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट मेजरमेंट किया जाता है, जिसे मनी कहा जाता है। कि अगर जो देखा जाए, अगर एक बिजनेस चलाना है तो मनी का सबसे कॉमन चीज क्या है, जो बिजनेस उसका एक कॉमन चीज क्या है, मनी है। कि अगर जो आपको बिजनेस चलाना है तो उसके लिए धन जरूर होना चाहिए। जब तक आपके पास मनी नहीं है तब तक आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। और आय कर ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके, उससे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा। कि जहां पे मनी के रूप में कोई ट्रांजेक्शन आप मेजर कर रहे हैं, वही आपका क्या माना जाएगा, ट्रांजेक्शन माना जाएगा, अन्यथा कोई ट्रांजेक्शन नहीं। क्योंकि आप लोग ट्रांजेक्शन में भी पढ़े थे कि जब दो या दो से व्यक्तियों के बीच में लेन देन होता है उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं, लेकिन उसके बीच कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होना चाहिए। आ रहा समझे ना। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो मनी अगर जिसमें इन्वॉल्व है तो आपका ट्रांजेक्शन माना जाएगा, और यदि नहीं है तो ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। जो कह रहा है और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है और अगर जो उसमें वैल्यू यानी कि अमाउंट यानी मनी है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, अन्यथा उसको रिकॉर्ड नहीं किया। देखिए जो कह रहा है, जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट्स का गुड सेल करता है, केवल इस अमाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुछ हमारा बिजनेस है और हम अपने बिजनेस में क्या किए, एम्प्लॉय को रखे, वो गुड्स को सेल करें, उसका तो काम बस यही है ना कि सेल करना है। जो मैनेजर होगा, मैनेजर का काम होगा जो भी एम्प्लॉय को सैलरी देना, आ रहा समझे ना। और गुड्स अगर जो कम हो तो उसको मंगाना, ये मैनेजर का काम होगा। लेकिन सेल करने का काम किसका होगा, सेल्समैन का।
और सेल्समैन पार्टिकुलर किसी एक दिन में, वो एक दिन में कितने अमाउंट का सेल कर रहा है वही अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सेटिस्फेक्शन को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकता। इसका मतलब समझिए, अगर जो कोई एम्प्लॉय है और एक दिन में वो कितने अमाउंट का सेल कर रहा है सिर्फ वही हम रिकॉर्ड करेंगे। आप एम्प्लॉय को कितना सैलरी देते हैं वो हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब आपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया तो वो आपके अकाउंट में मनी आया नहीं, बल्कि आपके अकाउंट से मनी क्या हुआ, गया। आया समझे ना? ये मेजरमेंट नहीं कर सकते। यानी कि जब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आएंगे सिर्फ आप उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस मनी को लाएगा। जो बिल्कुल सिंपल एक उदाहरण दे रहा है कि अगर जो सेल्समैन गुड्स को सेल कर रहा है एक दिन कितने अमाउंट का सेल किया, बस वही अमाउंट आपको क्या करना है, नोट करना है, रिकॉर्ड करना है। वो कितना उसको एम्प्लॉय कितना देने के लिए कितना खर्च हुआ वो आपको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं। इतना क्लियर है ना? और इसके बाद से आता है क्या, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए एंटिटी समझने से पहले आप लोग एक एंटिटी पढ़े थे, तो क्या है एंटिटी? एंटिटी पढ़े थे ना, तो क्या है एंटिटी? अस्तित्व। बिजनेस का नाम ही क्या है? अस्तित्व। अब देखिए जब भी हम बिजनेस में एंट्री करेंगे ना तो दो एंटिटी मानकर ही एंट्री करेंगे कि बिजनेस का मालिक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी। जो यहाँ पे दे रहा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग है। कि बिजनेस का एंटिटी एक अलग है और ऑनर का एंटिटी एक अलग है। जो आगे कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग है। कह रहा है कि हम हमेशा ही इन दोनों को अलग मानकर ही, अलग एंटिटी मानकर ही अकाउंटिंग करें। जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप बिजनेस में एंट्री करिएगा, कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करिएगा, तो जो आपके बिजनेस का मालिक है उसको अलग एंटिटी मानिएगा और जो आपका बिजनेस उसको अलग एंटिटी मानिएगा। क्यों? बिल्कुल सिंपल समझिएगा, आप अलग एंटिटी नहीं मान रहे हैं तो ये बिजनेस है और बिजनेस को चलाने में हो सकता है 10 रुपए का खर्चा आया, आ रहा समझे ना? और जो बिजनेस का मालिक है वो अपने लिए एक्सपेंस कर दिया 100 रुपए का, और अगर जो आप अलग एंटिटी नहीं मान रहे हैं तो बिजनेस का एक्सपेंस में तो 110 रुपए आ जाएगा ना, बिजनेस की एंटिटी में ही आ जाएगा, तो वहां पे ट्रांजेक्शन सारा का सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ रहा समझे ना? क्योंकि बिजनेस का जो ये बिजनेस को चलाने में जो मैनेज करने में जो खर्च होगा वो आपका एक्सपेंस है, और बिजनेस का मालिक जो अपने लिए लेगा वो क्या है, ड्राइविंग। वो क्या है, ड्राइविंग। तो अगर जो अलग अलग एंटिटी नहीं मानेंगे तो ये एक्सपेंस में ही तो आ जाएगा ना। किस में आ जाएगा, एक्सपेंस में। तो अलग अलग जैसे एंटिटी मानेंगे तो ये एंटिटी क्या कर लेगा कि बिजनेस को बता देगा बिजनेस में कितने रुपया खर्च हुआ था, 10 रुपए, और जो बिजनेस का मालिक अलग एंटिटी है उसका खर्च हुआ था कितना रुपए, 100 रुपए। आ रहा समझे ना? तो किस कॉन्सेप्ट के अनुसार होगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर है ना? देखिए अभी हमने आपको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट बताया। कौन कौन सा? पहला मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और दूसरा सेपरेट एंटिटी। मनी मेजरमेंट क्या है कि जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो जो आपके बिजनेस मनी आए सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना है, एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन यानी कि उसको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं। और सेपरेट एंटिटी क्या बताएं कि बिजनेस है तो आप दो एंटिटी मानकर चलिए, बिजनेस का मालिक एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी। दोनों को अगर एक ही मान लेंगे तो वहां पे आपके बिजनेस का ट्रांजेक्शन क्या होगा, सारा गलत हो जाएगा। आ रहा समझे ना? तो बिल्कुल एक सिंपल उदाहरण हमने दिया, और आपका एक बिजनेस है और बिजनेस को मैनेज करने में जो खर्च होगा वो एक्सपेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। और अगर जो बिजनेस का मालिक अपने लिए अगर जो पैसा लेगा तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइविंग कहलाएगा। ये आप लोग पढ़े हैं ना कि बिजनेस का मालिक और अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ खर्च करता है वो क्या कहलाता है, ड्राइविंग कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग एंटिटी नहीं मानेंगे, तो अगर ये 10 रुपया खर्च किया और ये 100 रुपया खर्च किया तो ये बिजनेस के एक्सपेंस में दिखाने लगे 110, लॉस ज्यादा दिखाने लगेगा। लेकिन वही अगर हम अलग अलग एंटिटी मान लें
कि हमारा बिजनेस का एक अलग पहचान है, अलग एंटिटी है, और बिजनेस के मालिक का एक अलग एंटिटी है। आ रहा समझे ना? तो बिजनेस का एंटिटी में आ गया कितना, 10 रुपए, और मालिक एंटिटी में चला गया कितना, 100 रुपए। तो बिजनेस एक्सपेंस में तो चला जाएगा, लेकिन जो बिजनेस का ऑनर होगा, जो ड्राइविंग निकाला रहेगा, वो कैपिटल को डिक्रीज करेगा ना। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो वो ड्राइविंग कहलाता है, और ड्राइविंग हमेशा मालिक के पूंजी को घटाता है। आ रहा समझे ना? तो उस समय तब ये किसके ऊपर इंपैक्ट देगा, कैपिटल के ऊपर, ना कि बिजनेस के ऊपर। इतना क्लियर है ना? तो हाँ, अभी तक हम आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, और कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आपको बताएं क्या, हाँ, यहाँ से डेब्टर से लेकर के अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ तक पढ़ करके आ जाएंगे सब लोग ना। तो यहाँ तक पढ़ करके आइए, और अगली क्लास में आपको बताएंगे कौन सा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद आ जाएगा डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अरे समझे ना? हाँ, देखिए इस कॉन्सेप्ट का बाद से जस्ट हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्या, टाइप्स ऑफ अकाउंट। और याद रखिएगा, कहीं भी आप अकाउंटिंग करने जाएंगे ना, कोई और काम आए या न आए, लेकिन ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट दिया है ना, ये हमेशा काम आए आप लोग का। हाँ, जो आप लोग को नोट्स दिया जाएगा 70 पेज का ना, वो टोटल इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखो आज प्रिंट हो रहा था, और प्रिंटर ही अचानक खराब हो गया। अब वो जो प्रिंटर है वो इधर कोई नहीं बनाता, उसके लिए इंजीनियर आएंगे बनाएंगे तब तो बनेगा, क्योंकि एक साथ वो दोनों साइड का प्रिंट करता है, एक साइड का प्रिंट नहीं करता। आ रहा समझे ना? तो ये यहाँ तक समझ आ रहा है ना? तो आज आप लोग एक्सपेक्ट ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए यहाँ तक, बाकी बताएंगे आप लोग अगली क्लास में।